मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, अगले साल चुनाव होने वाले हैं जी। 9 साल का कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका है और मैं अगर कहूं तो 10 साल कार्यकाल भी शायद आप पहले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि हुड्डा साहब 9 ही साल पूरे करके गए थे। ठीक बात है। क्या आपकी क्या तैयारी है और जब अगले साल चुनाव में जाएंगे तो क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, चुनाव की चर्चा कई प्रकार से चल रही है कि चुनाव अपने समय पर होंगे या चुनाव एक साथ होंगे। तो पहली बात तो है कि चुनाव एक साथ लोकसभा विधानसभा हो जाए तब भी हम तैयार हैं, और चुनाव अपने अपने समय पर होंगे क्योंकि बीच में 4 महीने का गैप है, तो भी हम पहले लोकसभा का चुनाव यानी जीतेंगे। 10 की 10 सीटें जैसे पिछली बार हमने जीती थी, सब 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेंगे, और निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव भी हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 10 सीटें जीतेंगे, इसके लिए आश्वस्त हैं? मैं इसके लिए बिल्कुल एकदम आश्वस्त है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, अपने देश में तो मोदी जी का एक जलवाही है। अब तो दुनिया में भी G20 के बाद तो दुनिया में एक छत्र नेता ऐसे उभर करके आए हैं कि दुनिया के लोगों को भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे संस्कार जैसे हैं उसको दुनिया में फैलाने के लिए बहुत बड़ा काम G20 के कारण से हुआ है। तो क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके जब आप कोई इलेक्शन में जाएंगे? तो क्या कुछ आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं 9 साल की, और खास तौर पर ये जो 5 साल के रहने वाले हैं, जो अभी टर्म चल रहा है, जब इसको लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, सामान्यतः सरकारें जो हैं वो विकास के नाते से जो दिखने वाला भौतिक विकास है उसी की चर्चा ज़्यादा करते हैं। जहाँ तक विकास की बात मैं करता हूँ कि मेरा दावा है, जो पिछले कांग्रेस की सरकार के 10 साल थे, अभी तक हमारे 9 साल हुए हैं, तो इन 9 सालों में उन कामों से ज़्यादा काम हमने किए, चाहे कोई एक गाँव का विषय लें, चाहे हम जिले का लें, चाहे प्रदेश का लें। और उसमें दूसरी बात ये है कि उन विकास के कामों में हमने जो पैसा खर्च होता है, जिस प्रकार से पहले खर्च होता था उससे कहीं कम ये पैसा हमने खर्च किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई है, तो बजट के नाते से भी हम बहुत कंफर्टेबल है इतना का विकास का काम करते हुए भी। लेकिन हमने ऐसे काम भी किए हैं जो पिछली सरकारें कभी सोचती भी नहीं थी। यानी व्यक्ति के परिवार के जीवन को कैसे सरल किया जाए, सुखी किया जाए, उसको ईज ऑफ लिविंग के नाते से किस प्रकार से महसूस हो कि सरकारी योजनाओं का लाभ हम आसानी से ले सकें। हमने एक पारदर्शी शासन ये हमने किया है, और इस पारदर्शी शासन में लोगों को घर बैठे सेवाएं सरकार की कैसे मिलें, इसके लिए जो काम किए हैं इससे लोग बहुत प्रसन्न हैं। उसके लिए हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, जो हमने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई है, जो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से, चाहे वो नौकरियां हों चाहे वो बदलियां हों, इस तरह से जनता बहुत प्रसन्न है, और जनता इन्हीं मुद्दों के कारण से भारतीय जनता पार्टी को आगे रखेगी। विरोधी कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये आप पर आक्षेप लगाते हैं कि आप पोर्टल की सरकार है, इन पोर्टल्स को बंद कर देना चाहिए, लोग बहुत परेशान हैं, और आप कहते हैं ये सरकार की उपलब्धि है। कैसे समझाएंगे लोग? मैं सबसे पहले तो हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, और उनसे आशा करता हूं कि इस पोर्टल की सरकार है और इसका आलोचना वो लगातार करते रहें। अगर वो इसकी लगातार आलोचना करते रहेंगे तो जनता, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से हमारे जो IT के जितने सॉफ्टवेयर के जितने लाभ हो रहे हैं, उससे जितना महसूस कर रही है लाभ को, उस आधार पर अगर ये इस विषय को चलाए रखते तो उसका हमको लाभ है। और ये लाभ हमको जैसा जैसा वो तेज गति करेंगे वैसा वैसा तेज गति से हम भी जनता को बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमने जनता को डिलीवर कराई है। यानी उदाहरण के तौर के ऊपर, आज कोई भी व्यक्ति अपना एक बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेने जाता है तो क्लिक करता है बटन से, उसको क्लिक सर्टिफिकेट मिल जाता है। आज किसी प्रकार का उसको मानो आय का प्रमाण पत्र चाहिए तो उसको तुरंत उसको मिल जाता है। आज किसी प्रकार का उसको एजुकेशन का या किसी ओल्ड एज पेंशन का चाहिए तो ओल्ड एज पेंशन उसको घर बैठे मिलती है। जो इसके महीनों चक्कर काटता था, उसको दरखास्त देता था, दस्तावेज तैयार करता था, तो उस नाते से जो कठिनाइयाँ थी सब खत्म हो गई है। आज जनता को पता है कि मेरा घर बैठे काम होता है, तो ये पोर्टल की सरकार, पर्टिकुलर सरकार ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमको लाभ होगा। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा कि इस विषय को आगे आखिरी तक हुड्डा साहब लेकर के चले। आपकी क्या 5 बड़ी उपलब्धियां हैं सर, जो 5 भी नहीं के, जो आप मानते हैं कि ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको मैंने कामयाब किया? आप 2014 में पहली बार राजनीति में भी आए, उसके पहले आप राजनीति में नहीं थे, और आते ही आप CM बने, और आपने ऐसा क्या ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो आप इन 9 सालों में पूरे कर गए और हरियाणा जनता का हम कहें तो उद्धार हुआ? देखिए, मैंने जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, खास करके जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये हमने बनाई, और देश के कई प्रांतों ने इसको एक प्रकार से उसको सराहा और वो अपने साथ उन्होंने जोड़ा। हमने स्वामित्व योजना जो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की थी, गाँव के अंदर लाल डोरा समाप्त करना, ये हमारी एक उपलब्धि है। इसका भी
बहुत प्रदेश इसको एक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। हमने जो पारदर्शी नौकरियां देनी शुरू की हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची, इसके कारण से लोगों को लगता है कि अब गरीब आदमी का परिवार का व्यक्ति भी, एक नौजवान पढ़ा लिखा टैलेंटेड होना चाहिए, उसको उसके अंदर मेरिट होनी चाहिए, वो घर बैठे नौकरी प्राप्त करता है, वरना पैसों से भी नौकरियां मिलती नहीं थी। हमने परिवार पहचान पत्र चालू किया, हर परिवार की पहचान बनाई, हर परिवार को घर बैठे, अभी पिछले जनवरी में 12.5 लाख राशन कार्ड नए बनाए हैं, जो कि कई कई सालों तक लोग घूम रहे थे, उनके राशन कार्ड बने नहीं थे। आयुष्मान कार्ड केंद्र की एक योजना है, उसके साथ हमने चिरायु योजना 14 लाख परिवार और उसमें जोड़े हैं। हमने निरोगी हरियाणा योजना चलाई ताकि हर व्यक्ति, खास करके जो गरीब परिवार हैं, 1 करोड़ 41 लाख लोगों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप ये हम करा रहे हैं, ताकि डबल इंजन को सार्थक किया आपने। हाँ, दोनों चीजें थे। जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें टॉप अप करके भी कई योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से काम किया है। तो ये सारी हमारी ऐसी उपलब्धियां हैं। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये कार्यक्रम ऐसा चलाया, आज हर खेत पर क्या बोया हुआ है उसका कोई, उसको बिक्री करनी है, प्रोक्योरमेंट फसल की होती है तो वो उससे होती है, कोई उसको नुकसान हो जाए, कोई अकाल पड़ जाए, कोई वर्षा आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसका जो लॉस है, कंपनसेशन है, वो उसे देते हैं। हम मंडियों के अंदर जो फसल बिकती है किसान के खाते में पैसा जाता है। पहले ये आड़तियों के यहाँ जाता था, किसान को पैसा मिलता नहीं था। आज लाखों रुपया किसान को फसल बेचती उसके अकाउंट में पहुंचता, उसको भी लगता है मैं भी लखपति करोड़पति हूँ। तो एक उसका स्वाभिमान, उसका एक स्वावलंबन, गरीब आदमियों को हमने नौकरी देने के जो कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए हैं, उसमें भी हमारा गरीब व्यक्ति उसको काम मिल रहा है। ठेकेदारी प्रथा हमने समाप्त की है, एक HKRN नाम से पोर्टल बनाया है। जो ठेकेदारों से लोग छोटे छोटे आउटसोर्सिंग की नौकरियां प्राप्त करते थे, वो सरकार ने अपना सिस्टम बना लिया, उसमें से हम देते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंतिम परिवार जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसके हर घर में से एक आदमी को ले जा करके कोई ना कोई सहायता करना, उसकी ट्रेनिंग स्किलिंग कराना, उसको लोन लेके देना, उसको अपना स्वयं का कोई रोजगार करे। इतने सारे काम गिनाने के लायक हैं। आज जनता समझती है कि वास्तव में हमको सरकार की ओर से जो योजना है उसका पूरा लाभ मिल कितनी रहा है। संतुष्टि मिलती है सर आपको? देखिए, कभी भी व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए। जी। अगर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे प्रयत्न शायद रुक जाएंगे, लेकिन हमको हमारा जितना काम हमने किया है उससे हम संतुष्ट हैं। अभी भी करना और बहुत बाकी है। स्काई इज द लिमिट। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, आप क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर पाने में या लगाम लगा पाने में आप कितना सफल हुए? लगाम लगा पाना, खत्म करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। लगाम लगाने में तो हम बहुत कामयाब हुए हैं। आज किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है कि कोई जो खुले रूप से भ्रष्टाचार पहले करते थे, अब वो भ्रष्टाचार खुले रूप से करते नहीं है। हाँ, लेकिन अंदर खाते को शिकायतें हमको मिलती जरूर हैं। इसलिए 100% खत्म करने में तो शायद जनता को बहुत अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसमें चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, कभी कभी आपसी समझौते में ये सब लोग जो कर जाते हैं जिसकी जानकारी में नहीं मिलती है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। उसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं, और भ्रष्टाचार से विहीन कैसे व्यवस्था दे सकें इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं। हमें संगठन के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, वास्तव में तो उन संस्कारों का ही प्रताप है। चाहे यहाँ बड़े से बड़ा व्यक्ति है, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, वो अपने संस्कारों से ही आगे चलता है। लेकिन फिर भी हमको राजनीतिक तौर पर जो मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो पहले हमको अटल जी से मिला, चाहे वो हमको कुशाभाऊ ठाकरे से मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, चाहे भंडारी जी से मिला, आज नरेंद्र मोदी हमारे आदर्श इस नाते से हैं कि अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। क्योंकि मोदी जी तो मेरे साथ हम लोग इकट्ठे काम करते थे, बल्कि मैं उनके साथ काम करता था। पंचकुला में उनका भी केंद्र था, मेरा भी केंद्र था, तो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। और आज नए नए प्रयोग करने की जितनी छूट हमको मोदी जी देते हैं, वो उन छूट का पूरा लाभ उठाते ये हैं। भी संयोग है कि वो प्रधानमंत्री और आप मुख्यमंत्री। संयोग से ही, क्योंकि पहले वो जब संगठन मंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के 2001 में, और बाद में वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 2014 में मैं मुख्यमंत्री बना। तो एक साथ हमको उनसे देश भर में जो काम कर रहे हैं बहुत कुछ सीखने को कुछ विशेष प्यार मिलता है सर आपको हरियाणा के लिए? कुछ विशेष चीजें मिलती हैं जब भी आप ऐसा है कि एक संबंध अच्छा होने के बाद हम कोई ऐसा विषय नहीं रखते हैं कि कोई हरियाणा के लिए अलग से कोई विशेष करें। और यही एक विशेषता है कि सारे देश को वो अपना परिवार मानते हैं, मैं सारे प्रदेश को अपना परिवार मानता हूँ। तो समान विकास ये हमारी मूल यानी विचारधारा का एक मुख्य बिंदु है। मैं प्रदेश में जब देखता हूँ, जो पहले मुख्यमंत्री होते थे एक एक जिले को, और अपने जो अपना जिला होता था उसी को प्रदेश का सब फोकस करके रखते थे। हमने पहले ही घोषणा की थी हरियाणा एक हरियाणवी एक।
तो उस हरियाणा में एक अर्थ यही है कि पूरे हरियाणा का विकास एक समान हो। तो पूरे देश का अगर एक समान विकास करने की बात है, हमारी किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है, हमको कोई अपेक्षा होती है, उसको पूरा करते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा नहीं है कि हरियाणा को पूरे देश से अलग से कुछ वो दें, क्योंकि फिर अन्यथा तो फिर वो सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। सारे देश के नाते से हरियाणा भी चलता है। आपके विरोधी कहते हैं कि हरियाणा में अफसरशाही बहुत हावी है, बेलगाम है, आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अफसरशाही के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार करते थे, कम से कम वो व्यवहार तो हम नहीं करते हैं। उन्होंने अफसरशाही के सामने इस प्रकार के विषय खड़े कर देते हैं, कई बार संकट उनको भी हो जाता था, क्या काम करें क्या नहीं करें। हमारे एक राज्यपाल ने तो एक नहीं एक नेता ने हमारे एक राज्यपाल को ही थप्पड़ मार दिया था। जी। और अधिकारियों को भी किस प्रकार से वो डांट फटकार के काम करते थे, अधिकारी कभी खुश नहीं होते थे। हमारा ये मानना है कि जो सरकार का नीति निर्देशन का जो काम है वो हम करते हैं, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करने का काम है वो अधिकारियों का होता है। अधिकारी लगभग ठीक होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं उनके साथ हम जो करना होता है हम जरूर करते हैं, लेकिन अधिकारी बेलगाम नहीं है कि हमारी बात को मानते नहीं हैं। अधिकारी तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार का मुखिया चाहता है प्रदेश का, उस हिसाब से उसको समझ लेते हैं अधिकारी उस हिसाब से चलते हैं। अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, आप 6 जिले से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। कितना सपोर्ट लोगों का मिल रहा है और आप धरातल पर क्या-क्या समस्या देख पा रहे हैं? देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम एक बहुत सफल कार्यक्रम जा रहा है। जनता बहुत नीचे यानी डाउन टू द अर्थ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक गांव के मुख्य लोग होते हैं, आसपास के 15-20 गांव के जो मुखिया होते हैं और कुछ लोग आते हैं, वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो मेरे लगभग 70 गांव ऐसे हुए हैं। हम अपनी सरकार की योजनाएं बताते हैं और उनका लाभ उनको कितना मिलता है, उस लाभ को देख करके हमको उत्साह मिलता है कि हमारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। और जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं, सामान्यतः जो गाँव की या आसपास के लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो रखते हैं, विकास के कामों की बातें रखते हैं, उनको सबको हम डिपार्टमेंट को भेज करके और जैसे जैसे काम होता है उनको सूचित करते हैं। नूह की हिंसा जिस प्रकार से घटना हमने 1.5 महीने पहले देखी, बड़े स्तर पर हिंसा हुई, आगजनी हुई। आप क्या मानते हैं कि इसमें किसकी गलती थी, किसकी कमी थी और उस पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही देखिए, ये एक घटना इस प्रकार से हुई कि एक यात्रा वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों ने एक मंदिर से और दूसरे मंदिर की श्रावण के सोमवार को जैसे यात्राएं होती हैं उस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया था। और इसमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खुराफाती नौजवान, खास करके जो बाहर के, उस मेवात के एरिया के भी उतना नहीं थे जितने बाहर के मुस्लिम समाज के ऐसे युवक, अलवर के और इधर के उधर के, एक तो वो उसका कारण था। एक हमने कुछ महीने पहले वहाँ पुन्हाड़ा में एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा वो बना हुआ है। जैसे देश में 2 साइबर क्राइम के अड्डे माने जाते रहे हैं, एक पुन्हाड़ा और एक जामताड़ा। तो पुन्हाड़ा चूँकि हरियाणा में है तो हमने बहुत एक योजना से 5000 पुलिस के लोगों को लगा करके और एक दिन का सर्च ऑपरेशन किया 14 गांव में, और वहाँ सैकड़ों नौजवानों को पकड़ा जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ टेक्निक ऐसी सीख रखी थी कि साइबर क्राइम में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, और जिसके कारण से 100 करोड़ रुपए से ऊपर की जो शिकायतें थी उनका खुलासा हुआ और बहुत लोग पकड़े गए और उस सारे सिस्टम को हमने तहस-नहस कर दिया। वो रोष भी वहाँ के कुछ ऐसे जवानों को जो उसमें संलिप्त थे, उनके अंदर भी ऐसा था। साजिश थी पहले से? हाँ, तो ऐसी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय दोनों ग्रुपों से मिला करके, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबसे मिला करके बातचीत करके और ये एश्योर किया था कि घटना कोई ना हो। लेकिन अचानक जो घटना हुई उसमें नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन 3 घंटे के अंदर अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारी हरियाणा पुलिस, सबने मिल करके उसके ऊपर कंट्रोल किया। जो नुकसान हुआ उसका दुख है, 6 जानें चली गई, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोल हमने उस पर हम कर पाए, तो इसके लिए उस घटना को रोक पाए और उसके बाद भी शांति है, कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। मैं वापस अगर चुनाव पर आऊं तो आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से हरियाणा में पैर पसार रही है, आपको लगता है कि 24 में आपके लिए कहीं वो रास्ते करोड़ा बन सकती है? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उन्हें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज नहीं, हमें पिछले 2-3 इलेक्शन से ही और लगातार अपना कोशिश कर रहे हैं। उसमें से उनको हरियाणा की जनता तो कहीं किसी कोई भाव उनको देती नहीं है, जी। क्योंकि जिस प्रकार के वो नारे बोलते हैं, जिस प्रकार की उनकी जनता के वहाँ हमें किस्से कहानियाँ पता लगते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से वहाँ खालीपन था। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह नहीं थी, बाकी जगह लोगों की परेशानियां जो थी उसके कारण से उनको जिसको कहना चाहिए एक बाई द वे स्पेस मिल गया। हाँ, बाई द वे स्पेस मिल गया। हरियाणा में वो स्पेस उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का एक मुकाबला है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पिछले अगले अनुभव को देख करके और अच्छी पोजीशन में है और चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर देखते हैं आप भाजपा को? भाजपा मेजोरिटी के ऊपर आएगी
हम 50 सीटों से ऊपर आएंगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आने नहीं, वाले कोई समय जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कुछ सवाल मैं अगर गैर राजनीतिक भी आपसे लेना चाहूँ, कुछ आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए और कुछ राजनेता बनने के बाद से, आप आजकल हम देखते हैं कि राजनीतिक स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है, बयानबाजियों में भी लगातार देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से हो रहा है और उसका मेन कारण क्या मानते हैं? देखिए, सत्ता के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है अलग-अलग पार्टियों का अलग-अलग है। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक सत्ता को भोगा है। अब लंबे समय तक भोगने के बाद अब इतने लंबे समय से लगभग 10 साल से तो वो बाहर हो चुके हैं। आगे भी उनको लगता है कि हमारा कोई बहुत बड़ा स्थान है नहीं, यानी अगले बार में भी कोई मेजॉरिटी में तो वो बस कभी आ नहीं सकती हरियाणा में कम से कम। तो इसलिए उनको जो एक इम्पेशंस है, एक उनमें जो क्या कहना चाहिए उसको, जो संतुलन खो बैठे हैं, तो उसके अंदर अनाप-शनाप चीज़ों को बोल करके, और जनता को पता है कि इस प्रकार का व्यवहार करने से कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आ सकती, ना कोई नेता आ सकता। जनता भी हमेशा उसी व्यक्ति को पसंद करती है कि भले विरोधी पक्ष के कोई भी लोग हों, लेकिन एक सीमा में रह करके राजनीतिक बात करना, एक तो ये विषय है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में और बाकी पार्टियों के संस्कारों में एक बड़ा अंतर है। हम समाज को अपना मान करके, और खास करके जो नीडी है, जो गरीब है, उसको अपना परिवार का हिस्सा मान करके उसकी सहायता करने का हमारा काम है। सेवा भावना से हम राजकाज करते हैं। कांग्रेस सत्ता को भोगने के लिए करते हैं, और जब सत्ता भोगने के लिए कुछ लोग वंचित हो जाएं, खास करके जो राजनीति के ऊपर ही जिनका भविष्य निर्भर होता है, अगर राजनीति में उनको स्थान नहीं मिला तो उनको लगता है भारत तो सब कुछ चला गया। वो लोग जब ऐसे अपने अनाप-शनाप भाषणों के माध्यम से अपना संतुलन खो देते हैं, तो ऐसा ही विषय आता, ये अच्छा नहीं है राजनीति के लिए। राजनीति में संतुलन बना के रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जनता के हित में बात करके आगे आने का मन सबको बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। आप जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तो आपने अपने रसोइयों को साइड कर दिया था और खुद चाय बनाई थी अपने लिए। क्या ये एक्सरसाइज अभी भी जारी है सर? देखिए, क्योंकि जब मैं संघ का प्रचारक हुआ था, क्योंकि परिवार में उस नाते से मैं अकेला ही उस समय रहा, प्रचारक के नाते शादी तो कराई नहीं मैंने। बाद में कभी-कभी हमारे चाहे कार्यालय होते थे, बाकी जगह होते थे, चाहे रसोइया बना लेता था, चाहे हम खुद भी जाकर बना लेते थे। कभी-कभी तो मोदी जी के साथ खड़े होकर के हमने खिचड़ी बनाई। अच्छा। हाँ, तो खिचड़ी बनाने का शौक उनको था, हमको चाय बनाने का, हमको कभी-कभी भोजन, मानो नहीं है रसोइया तो भोजन बनाने का भी शौक होता था। तो अभी भी कभी जब ऐसा इच्छा करती है कि रसोई में जाकर खड़े होकर चलो चाय ही बना लो, क्योंकि ये चीज़ व्यक्ति का अभ्यास तो कम से कम बना ही रहना चाहिए। तो और इसमें कोई छोटा-बड़ा होता नहीं है, आखिर जो रसोइया है वो भी हमारे जैसा ही है, हम भी उसी जैसे ही हैं। तो एक मैनेजमेंट का काम है, उसका अपना रसोई मैनेज करने का काम है, हमारा प्रदेश की सरकार मैनेजमेंट करने का काम है। तो अपने-अपने काम को लोग लेके रखते रहे, और सामान्य काम करने का अभ्यास सबको बनना चाहिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। पीर बावर्ची भिश्ती खर, हर प्रकार का काम व्यक्ति को करते आना चाहिए। इसलिए आज मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम रसोई का काम करते हैं, तो इसमें कोई संकोच थोड़ा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। धन्यवाद।